दामिनी जी ने बाहर के छोले भटूरे खाए ही थे कि सीने में हल्का सा दर्द उठा। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पेट भारी हो गया होगा कहकर पानी पी लिया, लेकिन दर्द कम होने की बजाय बढ़ने लगा। वे सोफे पर बैठी, फिर बेचैनी में उठकर खड़ी हो गई। सांस अजीब सी लग रही थी, सीने में कसाव था, पसीना माथे पर उभर आया। उन्होंने हाथ सीने पर रख लिया। ये कैसा दर्द है? आवाज खुद को भी डराने लगी। घर में सन्नाटा था, ना रसोई से कोई आवाज, ना कमरे से कोई हलचल। दामिनी जी ने इधर उधर देखा, घर में उस वक्त कोई नहीं था। दर्द अब सहने लायक नहीं रहा था। उन्होंने दीवार का सहारा लिया, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। सांसें तेज हो रही थी और दर्द धीरे धीरे सीने में जगह बना रहा था। उस खाली घर में दामिनी जी पहली बार खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। दामिनी जी की बहू आंचल अपनी नंद के घर गई हुई थी। उनका बेटा सौरभ ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, तो रोज वह बाहर से ही खाना ऑर्डर करके खा रही थी। वैसे तो वह कभी अकेले नहीं रहती थी, क्योंकि बहू का मायका भी इस शहर में था और वह बहू को अपने मायके जाने ही नहीं देती थी। जब भी उनकी बहू मायके जाने का नाम लेती थी तो दामिनी जी उसे ताने मारते हुए कहने लगती थी कि एक ही शहर में तो मायका है तुम्हारा, फोन पर बात कर लो, रोज रोज मायके जाने की क्या जरूरत है। बहू, अपने गरीब मायके वालों के पास जाकर हमारा स्टैंडर्ड डाउन मत किया करो। तब उनकी बहू को लगता था कि काश मेरा मायका दूसरे शहर में होता तो कम से कम कुछ दिन तो मायके में रहने को मिल जाता। यहाँ पर तो एक ही शहर में मायका है, तो मम्मी जी मुझे कई कई महीनों तक मम्मी पापा की शक्ल देखने के लिए भी तरसा कर रख देती हैं। अब उसके मम्मी पापा उसके ससुराल नहीं आते थे और दामिनी जी उसे मायके नहीं जाने देती थी, तो आंचल को बड़ी तकलीफ महसूस होती थी। लेकिन इस बार उसकी नंद प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसे ट्रेन में यात्रा करने से साफ मना कर दिया था। उसकी नंद की सास इस दुनिया में नहीं थी और घर में सब मर्द ही थे, तो अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए दामिनी जी ने बहू को उसके यहाँ भेज दिया था। पिछले 15 दिनों से वह घर पर अकेली थी और खूब मजे कर रही थी। कभी अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए चली जाती थी, तो कभी बाहर से खाना मंगवाकर खाती थी। दिन भर सोफे पर पसर कर टीवी देखती रहती थी और मोबाइल चलाती रहती थी। लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनका मन बड़ा बेचैन होने लगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने सौरभ को फोन लगाया, लेकिन सौरभ शायद किसी मीटिंग में था, तो उसका फोन बंद आ रहा था। तब उन्होंने घबरा कर अपनी बहू को फोन लगाया और कहने लगी, बहू मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरे सीने में दर्द जैसा महसूस हो रहा है और अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलते बोलते उनके हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। आंचल घबरा गई। उसकी नंद प्रिया भी वहीं पर बैठी हुई थी। वह बोल पड़ी, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? वह अपनी घबराहट छिपाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, वह एक जरूरी कॉल था, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह झट से रूम के अंदर गई और उसने पड़ोसन को फोन लगाकर सब बताया। संयोग से घर का मुख्य द्वार खुला हुआ ही था, तो पड़ोसन सीमा जल्दी से घर के भीतर आई। उसने फोन चालू ही रखा था, तो वह कहने लगी कि तेरी सास तो बेहोश हो गई है, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आंचल काफी घबरा गई थी। उसने जल्दी से अपने मम्मी पापा और भैया को फोन करके मदद करने के लिए कहा। वह लोग भी दौड़ते भागते उसके ससुराल पहुंचे, तो पता चला कि पड़ोसन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची है। वहां पर पहुंचकर आंचल के मायके वालों ने सब कुछ बहुत ही सहजता से संभाल लिया। दामिनी जी को हार्ट अटैक आया था। ऐसे समय पर कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, लेकिन बहू के मम्मी पापा ने उनका खूब अच्छे से ध्यान रखा। आंचल का भाई राजवीर भी सारी भागदौड़ कर रहा था। 2 दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। ऐसे समय में वह लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, तो अपने ही घर लेकर चले गए। दामिनी जी काफी सकुचा रही थी, क्योंकि वह बहू को मायके जाने ही नहीं देती थी और हमेशा ताने मारती रहती थी। लेकिन आज बहू के मायके वाले ही उनकी मदद कर रहे थे। उनकी आंखें तो शर्म से झुकी जा रही थी। हालांकि कोई उनसे कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन वह खुद तो जानती थी कि वह बहू के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने सामने वह बहू के मायके वालों को हमेशा छोटा समझती थी। उन्हें लगता था कि वह लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका रहन सहन भी बहुत गिरा हुआ है। वह तो बहू के मायके के खानपान का भी मजाक उड़ा दिया करती थी। लेकिन आज वह बहू के मायके में ही पड़ी हुई थी और वहीं का खाना खाकर धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी।
आज उन्हें समझ में आ रहा था कि रिश्ते जो होते हैं वह बहुत अनमोल होते हैं और मुश्किल वक्त में यही रिश्ते हमारा साथ देते हैं। इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आंचल तो ऐसी स्थिति में थी कि सास के पास पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन सौरभ जल्दी से काम खत्म करके घर वापस आ गया था। तब वह दामिनी जी को लेने के लिए आए तो उसकी सासू माँ सीता जी ने इनकार करते हुए कहा कि अभी समधन जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तुम उनकी देखभाल अकेले नहीं कर पाओगे बेटा, इसलिए इन्हें अभी यहीं रहने दो। अपनी समधन का इतना बड़ा दिल देखकर दामिनी जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वह सोच रही थी कि अगर मैं उनकी जगह होती तो किसी और को अपने घर में इतने दिन तक नहीं रखती। आखिरकार उनका गला रंध गया और वह भरे गले से बोल पड़ी कि अब मुझे जाने दीजिए और शर्मिंदा मत करिए। मैं आपकी बेटी को मायके आने से रोकती थी। आप लोगों का रहन सहन मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मुश्किल वक्त में आप लोग ही मेरा साथ दे रहे हैं। मैं इस लायक नहीं कि आप लोग मेरा ध्यान रखें। तब सीता जी धीरे से बोली, अभी वह सब बातें करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आप हमारे साथ ही रहिए, हमें अच्छा लगेगा। अब तो पूरे 1 महीने तक उन लोगों ने दामिनी जी को अपने घर में ही रखा। सौरभ भी वहीं से ऑफिस आने जाने लगा था। आंचल को बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि ऐसे समय पर उसके परिवार ने ये साबित कर दिया था कि सबसे बढ़कर इंसानियत होती है। खैर अगले महीने तक तो आंचल की नंद की डिलीवरी भी हो चुकी थी और उसके बाद उसने मां की स्थिति को देखते हुए एक काम वाली को रख लिया था। तब जाकर आंचल वापस आए और दामिनी जी को घर लेकर आई। उस दिन के बाद से कभी भी दामिनी जी ने आंचल के मायके वालों का मजाक भी नहीं उड़ाया और न ही कभी उसे मायके जाने से रोका। उल्टा एक दिन उन्होंने बहू का हाथ पकड़ लिया और भरे गले से बोली, बहू मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारे मायके वालों का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। मुझे लगता था कि तुम्हारे मायके वाले बहुत गरीब हैं, लेकिन आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि वह दिल से कितने अमीर हैं। इंसान की पहचान उसके जेब में पड़े रुपयों से नहीं, उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। और आज तुम्हारे मायके वालों के इंसानियत देखकर मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। अब तुम्हें कभी भी मायके जाना हो तो तुम आराम से जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आंचल का गला भर आया और वह नम आंखों से अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, माँ जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी नाराजगी नहीं है, आप बस खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। उस दिन के बाद से घर में बहुत प्यार भरा माहौल रहने लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।